नमस्कार दोस्तों, आज विश्व जनसंख्या दिवस है। सारे विश्व में जनसंख्या को लेकर और उसके बढ़ने को लेकर चिंता व्याप्त है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने का मतलब है असंतुलन पैदा होना, समाज में लोगों के बीच में अवसर ना मिलना, जीवन के अवसर ना मिलना, साधन को उपयोग करने के अवसर ना मिलना। ऐसे कई सारी असमानताएं हैं जो जनसंख्या बढ़ने की वजह से हमारे जीवन में पैदा हो सकती हैं। यूनाइटेड नेशन ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। वजह थी लोगों में जागरूकता पैदा करना, लोगों को अवेयर करना इस चीज़ के लिए कि वे समझें, जानें कि जनसंख्या नियंत्रण कितनी ज़रूरी चीज़ है, और अगर हम अपने अनुपात को उसी तरह प्राकृतिक संसाधनों के साथ बढ़ाते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पास मूलभूत जो बेसिक हमारी चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं, उनको लेने का भी, उनका उपभोग करने का भी हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए नारी शक्ति कार्यक्रम में हम यहाँ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारी जो आज की विशेषज्ञ हैं भावना विलंबे जी, जो जनगणना विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, और हम उनके ज्ञान का आज भरपूर उपयोग करेंगे और जानेंगे कि जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हैं और उन पर किस तरह से अंकुश लगाया जा सकता है, और अंकुश लगाने की वजह से जो हमको उसके बाद हमारे जीवन यापन में जो सरलता और सुगमता आएगी। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हम यहीं से एक बेसिक जो हमारा प्रश्न है इससे शुरू करते हैं कि आखिर क्या कारण है जनसंख्या बढ़ने का? जनसंख्या बढ़ने के वैसे तो हम कह सकते हैं कई कारण हैं, और सबसे पहली ज़रूरत तो है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। सबसे जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाने का बेसिकली उद्देश्य भी यही है कि लोगों को जागरूक करना कि यदि इसी गति से जनसंख्या बढ़ती रही तो उपलब्ध संसाधनों के अनुपात में उनकी वृद्धि होने के कारण लोगों को उनकी बेसिक सर्विसेज भी नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे उस अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं। ये बात भी सही है कि ह्यूमन रिसोर्स किसी भी डेवलप्ड कंट्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो यदि उसको हेल्थ, एजुकेशन, फूड और बेसिक सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रहने के लिए आवास की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी नहीं होगी। तो जब हमारा प्रोडक्ट ही कमज़ोर है तो वो रिजल्ट क्या देगा? तो हम कंपेयर यदि हम करें डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो अंतर यही आता है कि उनके जो ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी है, उनकी जो एजुकेशन लेवल है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट है, जो हेल्थ फैसिलिटी है, वो बहुत अच्छी है। और जो कमज़ोर देश हैं उनके पास ये सब चीज़ें नहीं होने के कारण उनका जो प्रोडक्ट निकलता है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर, वही पुअर है। तो वो आगे बढ़ने में उनको काफ़ी समस्याएं आती हैं और एज ए होल कंट्री सफ़र करती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि अगर अनुपात ज़्यादा होगा, संख्या ज़्यादा होगी और रिसोर्सेज, तो प्रकृति तो अपने तरह से ही चीज़ों को उत्सर्जित करेगी, उत्पन्न करेगी, और ऐसे में अगर असंतुलन होगा तो उसका सीधा सीधा असर हमारी क्वालिटी पर जाएगा या हमारी गुणवत्ता पर जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैडम, ये मैं जानना चाहती हूँ कि एक जो हर बार विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो किसी एक विशेष थीम पर मनाया जाता है, उस वर्ष की वो थीम रखी जाती है। तो इस वर्ष में क्या थीम रखी गई है? इस वर्ष टोटली फोकस है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और राइट्स ऑफ पीपल पर, कि जो हमें यदि फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल करना है तो हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर ध्यान देना होगा, और इसी से जुड़ा हुआ मसला है लोगों के अधिकार का, कि जैसा मैंने कहा कि हर व्यक्ति का अधिकार है उसको बेसिक सर्विसेज मिलें, लेकिन वो मिलेंगी कब? जब वो चीज़ें उपलब्ध होंगी, नेचुरल संसाधन हमारे उपलब्ध होंगे। लेकिन जब अनुपातहीन तरीके से जनसंख्या बढ़ेगी या जिस वृद्धि से बढ़ रही है उस तरह से बढ़ेगी तो निश्चित ही आगे चल के असंतुलन की स्थिति होगी। तो आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर हमें ये अवसर है, हम सभी ये देखें कि जनसंख्या नियंत्रण एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और हम सभी का दायित्व है, प्रत्येक नागरिक को इसके बारे में अवेयर होने की ज़रूरत है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मतलब आपका तात्पर्य है कि ये सुनने में विपरीत बात लगती है कि सेहत बहुत अच्छी होगी तो जनसंख्या नियंत्रित होगी, पर वास्तव में ये उसके साथ ही जाएगा कि अगर सेहत आपकी
अच्छी है, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में या शहरों में भी हम देखते हैं कि वो पहली बात तो स्त्री को ये अधिकार ही नहीं होता कि वो ये तय कर पाए कि वो बच्चा उसको पैदा करना है या नहीं, ये उसके अलावा परिवार के सारे लोग तय करते हैं। तो एक तो यहीं पर मुझे लगता है काम है ना ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरा, अगर सेहत ठीक नहीं होती है तो कई बार इसलिए भी शायद ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाते होंगे कि अगर मान लीजिए नहीं बचे तो कम से कम, है ना, तो वो ऐसे बहुत सारी, तो सेहत का आपका कहना है कि सेहत का बहुत बड़ा इसमें योगदान होता है। यस, इसमें खासतौर से फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव एज होती है, जी जी, और ख़ासतौर से हम देखते हैं कि अवेयरनेस ना होने के कारण इस खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में या अशिक्षा के कारण लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है, वो जल्दी कंसीव कर लेती हैं, और उस पीरियड में चूंकि उनका शरीर उतना मजबूत नहीं होता, जी जी, और कोई भी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके जब वो मतलब पैदा होने से पहले ही लगभग डिसाइड हो जाता है कि उसको जब वो गर्भ में था तब उसको क्या स्वास्थ्य सुविधाएं मिली, क्या उसका न्यूट्रिशन रहा। जी जी, तो हमें तब से तैयारी करनी होगी कि द मोमेंट लेडी कंसीव, कोई भी फीमेल कंसीव करती है, उससे उसके हेल्थ के न्यूट्रिशन का हम यदि ध्यान रखेंगे तो हमारा जो चाइल्ड बर्थ होगी, एक तो उसके स्वस्थ रहने की, उसके जीवित रहने की संभावनाएं भी प्रबल होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और आगे चल के एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में जब वो डेवलप होगा तो ह्यूमन रिसोर्स तो हमारा अच्छा होगा ही होगा, तो हमारे देश के विकास के लिए वो बहुत ज़रूरी होगा। मतलब जनसंख्या या व्यक्ति ज़्यादा होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ हो, बिल्कुल ठीक बात है, और मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, ताकि वो समाज में अपना योगदान दे सके और बोझ ना बने। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। ये तो तय है कि रिसोर्सेज कम होंगे तो परेशानियां बढ़ेंगी ही। तो जनसंख्या बढ़ने के से क्या क्या तकलीफ़ें, क्या क्या समस्याओं से आम जनजीवन को दो चार होना पड़ेगा? जैसे हम कहते हैं कि एक डिमांड और सप्लाई वाली बात होती है। जी जी, जनसंख्या ज़्यादा है, लोगों को ज़्यादा फूड की ज़रूरत है, लेकिन प्रोडक्शन तो लिमिटेड है, तो क्या होगा, कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ को कम मिलेगा या ना ही मिलेगा। जी जी, तो फिर वो भुखमरी, गरीबी और उसकी स्थिति होगी। इससे दूसरा एक इम्पैक्ट जो आता है सोसाइटी पर, वो आता है क्राइम रेट बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को यदि प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो कोई दूसरे तरीके ढूंढेंगे, क्योंकि पेट तो जीवन यापन तो करना है। तो बेसिकली कुल मिला के हमारा ये दायित्व है कि हम जनसंख्या को नियंत्रित करते हुए जो लोग हैं उनको बेहतर से बेहतर हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन और बाकी चीज़ें उपलब्ध कराएं ताकि वो ग्रो कर सकें। जी, मतलब आप ये देखिए कि हम सिर्फ यहाँ तक कई बार बात कर इस विषय को कितना सामान्य या सरलीकरण कर लेते हैं कि बच्चे ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल पे फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन वास्तव में सिर्फ यही एक छोटी सी कारण नहीं होता है, उसके चलते कितनी सारी चीज़ें, कितनी विसंगतियाँ समाज में पैदा होंगी, है ना। शिक्षा बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, कुपोषण बढ़ेगा, अपराध बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि अगर वो कम है, आपके पास अवसर कम है और लोग ज़्यादा हैं और पेट तो भरना ही है, आपको जीवन यापन तो करना ही है, तो वो सारी चीज़ें होंगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप एक छोटा सा मैं बस ये पूछना चाहूँगी कि क्या इसकी वजह से ऐसा भी होता है कि लोग कई बार अपने देश से पलायन भी करते हैं अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो? हो सकता है। देश की यदि हम शहर की, ग्रामीण क्षेत्र की भी बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में यदि लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो शहर की ओर जाते हैं। जी जी, शहर अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहरों पर लोड बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर स्लम एरिया बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं, वहाँ पर बोझ बढ़ने के कारण वहाँ की व्यवस्थाएं चरमराने की व्यवस्था हो सकती है। तो कुल मिला के कि हमें जनसंख्या नियंत्रण हमारे लिए, हमारे विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इसीलिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर ये थीम दी गई है। जनसंख्या बढ़ रही है, ये तो हमें जनगणना के आंकड़ों से ही पता चलता है। बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूँगी कि आखिर जनगणना है क्या? जनगणना एक वृहद प्रक्रिया है जो हर 10 साल में की जाती है, और इसके द्वारा हम ना कि सिर्फ लोगों की गिनती करते हैं। एक इम्प्रेशन है कि जनगणना मतलब लोगों की गिनती करना, नहीं, इसके द्वारा हम किसी भी देश की डेमोग्राफिक, सोशल, इकोनॉमिक पूरी तस्वीर हमारी, इसके पूरे डेटा कलेक्ट होते हैं, और उसके बाद ना कि सिर्फ डेटा कलेक्शन होता है बल्कि उनका कंपाइलेशन किया जाकर उनको एनालाइज किया जाता है, और उस डेटा को डिसेमिनेट भी किया जाता है ताकि उस डेटा का यूज़ अलग अलग स्तर पर किया जाकर प्लानिंग की जा सके। तो हम कह सकते हैं कि जनगणना एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी विकास, किसी भी देश की प्लानिंग के लिए।
तो जनगणना जी जी हर 10 साल के अंतराल से की जाती है। जनसंख्या नियंत्रण में ये किस तरह से उपयोगी है जनगणना? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि हमें मालूम होगा कि हमारी ग्रोथ रेट क्या है, हम एंटिसिपेट कर सकेंगे कि यदि इतने % डिकेडल ग्रोथ रेट है या ईयरली है, तो हम अगले 10 साल बाद हमारी पॉपुलेशन ये होगी। और दूसरी बात, उससे पहले हमें ये पता है कि आज हमारी पॉपुलेशन यदि ये है, तो ना कि सिर्फ पॉपुलेशन हमें इससे पता पड़ती, मैंने बताया कि सोशल इकोनॉमिक स्टेटस भी हमें मालूम पड़ता है। तो हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारी लिटरेसी रेट क्या है, फीमेल लिटरेसी रेट क्या है, हमारे पास जो रूरल एरियाज़ में टॉयलेट की फैसिलिटी, ड्रेनेज फैसिलिटी, एग्रीकल्चर का क्या रोल है, वो सारी चीज़ें हमें डिटेल इसमें मालूम पड़ती हैं। मतलब जनगणना केवल गिनती नहीं है बिल्कुल की, बिल्कुल भी नहीं है। उस जनगणना से आप कितनी सारी चीज़ें पता करते हैं, एक देश की आर्थिक जो उसकी समृद्धि कितना काम कर रही है, या लोगों को क्या चीज़ें और ज़रूरत है उनको करने के लिए। मतलब वो केवल एक, हम उसे ये मानकर नहीं चल सकते कि हमने साल भर में डेटास कलेक्ट किए और बता दिया कि इतने लोग हैं और इतने नहीं। हाँ जी जी। जनगणना करवाने का उत्तरदायित्व किसके पास रहता है? जनगणना के लिए हमारे दिल्ली स्थित केंद्र सरकार का कार्यालय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, होम डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत स्थापित हैं। और उसके बाद हर प्रदेश में डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन के कार्यालय स्थापित हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके इस जनगणना के कार्य को अंजाम देते हैं। हर वर्ष जिस तरह से जनगणना होती रही है, लेकिन पिछले करीब 2 वर्षों से हम कोरोना काल को झेल रहे हैं, तो क्या इस वर्ष कुछ आधार अलग रहा जनगणना करने का? ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि जो हमारा तय शेड्यूल था उससे में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, और अभी हमें जनगणना को स्थगित करना पड़ा है, क्योंकि कोविड के कारण कराया जाना संभव नहीं था। ये ज़रूर है कि इस बार की जनगणना पिछली जनगणनाओं से काफ़ी अलग होगी, और अलग इस सेंस में कि इस बार हम डिजिटल जनगणना की ओर बढ़ रहे हैं। डिजिटल जनगणना यानी कि अभी तक हमारी जो भी जनगणना का काम होता था, हमारे इन्यूमरेटर्स जो फील्ड लेवल पर जाके काम करते थे, मैनुअली अपना पेपर पेन लेके जाते थे, और एक शेड्यूल फॉर्मेट है उसमें वो सारी जानकारियाँ भरते थे। जी, 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 उस जानकारी को लाके जब वो जिलों में और फिर यहाँ स्टेट लेवल पर जमा होने के बाद उसका पूरा कंपाइलेशन, एनालिसिस, सारा काम किया जाता था। इस काम में काफ़ी समय और श्रम लगता था। आप सोचेंगे कि यदि एमपी की पॉपुलेशन ही मतलब करोड़ों में यदि पॉपुलेशन को हमें करना है, तो बहुत लंबा काम था। अब डिजिटल के जनगणना में हम मोबाइल ऐप के माध्यम से, हमारा जो इन्यूमरेटर है जो फील्ड पर जाएगा, अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, और उसको फिर हम हमारा कंपाइल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली ही इसको कंपाइल करेंगे। और हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जनगणना का काम जो होगा वो मोबाइल ऐप के माध्यम से हो। इसके बाद हम लोगों ने सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम भी डेवलप किया है, CMMS पोर्टल। उससे पूरी सेंसस की जो गतिविधि चलेगी उसकी मॉनिटरिंग होगी, और फिर उसका इस टाइम पे उसका हम लोग रिव्यू करेंगे। इसी तरह से जब कंपाइलेशन होगा उस वक्त भी हमारे ऐप डेवलप हुए हैं, और उससे हमको बड़ी सुविधा और काफ़ी कम समय में हम अपने डेटा एनालाइज कर पाएंगे और डिसेमिनेट कर पाएंगे। तो इस बार की जनगणना अलग तरह से होगी, अलग, जैसे डिजिटल सब कुछ होता चला जा रहा है, तो जनगणना भी अब डिजिटल की जाएगी। ये पहली बार होगा कि हम डिजिटल पेन पेपर की जगह डिजिटल जनगणना की ओर की तरह से काम करेंगे। UNFPA ने एक शोध में कहा कि अगर कोरोना काल में अगर लंबा लॉकडाउन लगाया गया, तो उसका फ़र्क हमारे परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों पर या जनसंख्या पर भी पड़ेगा। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये मतलब जैसे अगर मान लीजिए लॉकडाउन लगा हुआ है लंबा, तो मेडिकल स्टोर्स नहीं खुले हैं या उपलब्धताएं नहीं है, बहुत सारे जो साधन होते हैं जिनसे जनसंख्या नियंत्रित की जा सकती है, वो साधन उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल, है ना, तो उसका फ़र्क। और नेचुरली सारी हमारी प्रोग्रेस या जो हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस चल रही थी, या सर्वे चल रहा है, या हम लोगों को सेमिनार करके अवेयर करते हैं, या मोटिवेट करते हैं कि फैमिली प्लानिंग, वो सारी चीज़ों पर इससे भी रोक लगेगी। हाँ, निश्चित ही असर पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कितने चरणों में आप जनगणना कितने चरणों में करते हैं? जनगणना शेड्यूल डिसाइड होने के बाद 2 चरणों में की जाती है। सबसे पहले चरण में हाउस लिस्टिंग
की जाती है। जो इन्यूमरेटर है वो अपने जाके मकानों की गणना करता है, उसको जो एक लिमिटेड एरिया ब्लॉक अलॉट होता है उसमें वो अपने ब्लॉकिंग में हाउस लिस्टिंग फाइनल करता है, और उसके बाद उसमें वो जानकारी एकत्रित करता है कि वहाँ पर कैसा आवास है, कितने मकान हैं, कैसे मकान है, वहाँ पर ड्रेनेज की व्यवस्था है कि नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं, बाकी सारी चीज़ें उसमें फॉर्मेट है, उसमें कलेक्शन होता है। और सेकंड स्टेज में परिवारों की डिटेल्स लिए जाते हैं कि हेड ऑफ़ द फैमिली, और उसके बाद उसमें कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी क्या एज है, रिलीजन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनके पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, गजट, पूरी फाइनेंशियल जानकारियाँ इसमें इस तरह से कलेक्ट की जाती हैं। मतलब जनगणना में संख्या तो की ही जाती है एकत्र, साथ में ये भी देखा जाता है कि जो एक आम तौर पर किस प्रकार जीवन यापन किया जा रहा है नागरिकों के द्वारा। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि उसकी सामाजिक और आर्थिक जो कंडीशनिंग है वो भी जी जी। वो जानकारियाँ भी कलेक्ट की जाती हैं। जी। और इसके अलावा और क्या और भी कुछ जानकारियाँ हैं जो एकत्र की जाती हैं जनगणना में? हाँ, जैसे मैंने बताया कि आदमी यदि फैमिली की हम जानकारी ले रहे हैं तो उसके घर में वो उसके पास कितने कमरे हैं, उसके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, या टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, क्या उसकी स्टेटस है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन लेने के साथ ही यहाँ तक कि वो कौन सा अनाज यूज़ कर रहा है, एलपीजी यूज़ कर रहा है या कोई और फ्यूल यूज़ कर रहा है किचन में, वो सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो मैं ये इसको थोड़ा सा अपने मतलब मेरी अपनी रुचि से पूछना चाह रही हूँ कि इससे क्या मतलब अगर ये पता चले तो उससे क्या ये बहुत इम्पोर्टेंट फायदे होते हैं? यस, यहाँ पर प्रश्न यही आता है कि जनगणना कितनी उपयोगी है, कुल मिला के शायद आप ये पूछना चाहते हैं, इससे होगा क्या? इससे जैसा हमने कहा, यदि किसी भी देश के विकास की प्लानिंग करनी होगी तो सबसे पहले हमें डेटा चाहिए कि हमारा टारगेट ग्रुप क्या है, हमारे पास कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पेयजल की सुविधा नहीं है, जी, जी, कितना पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास एलपीजी नहीं है, जी, जी, जो कितने लोग बाजार जंगल से लकड़ी काट के यूज़ कर रहे हैं, या टॉयलेट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कच्चे मकान में रह रहे हैं कि पक्के मकान में रह रहे हैं, या वो क्या व्यवसाय कर रहे हैं, वो माइग्रेंट लेबर हैं या उनके पास अपना बिजनेस है या वो शासकीय सेवा में। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब हम कलेक्ट कर लेते हैं तो एक सोसाइटी की पिक्चर हमारे सामने क्लियर आती है, और सरकार को भी ये आसान होता है तय कर पाना कि उसे किस दिशा में ज़्यादा काम करना है ना, और किस दिशा। आपको यदि ये मालूम है कि हमारी फीमेल लिटरेसी रेट ये है, या हमें ये मालूम है कि इतने लोगों के पास पेयजल की सुविधा नहीं है, स्वच्छ भारत मिशन की यदि बात लें तो ये हमें पहले डेटा तो चाहिए कि कितने के पास अपना टॉयलेट नहीं है। जी जी, बिल्कुल। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इसी सेंसस से निकल कर आती है। प्लानिंग कमीशन जो अपना प्लान बनाते हैं वो सेंसस रिपोर्ट को ही आधार लेके चलते हैं। तो प्लानिंग तो हमारी सबसे बड़ी मतलब एक बहुत बड़ी एजेंसी है। मतलब जो प्लानिंग की जाती है वो प्लानिंग का सबसे जो मुख्य आधार होता है वो जनगणना, यही होता है। फाइनेंस कमीशन यदि किसी को अनुदान देता है किसी क्षेत्र को या किसी काम के लिए, तो वो उसके लिए भी यही बेसिस है। आप इलेक्शन यदि होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज SC ST रिजर्व्ड होनी है या उनका परिसीमन होना है, तो वो पॉपुलेशन के आधार पर ही होता है कि किस कैटेगरी की पॉपुलेशन कहाँ पर है। तो सीट्स का रिजर्वेशन नगरीय निकायों के लिए या हमारे लोकसभा विधानसभा इलेक्शन में हम काम करते हैं। तो रिसर्च के लिए काम होता है कि भाई हमारा पैटर्न क्या हो रहा है, कि हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है इस एरिया में, रूरल पॉपुलेशन माइग्रेट हो रही है। तो ये सारी प्लानिंग आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास टारगेट ग्रुप के बारे में मालूम हो कि हमारे पास ये बात है, वो कि क्या रिक्वायरमेंट है और क्या उपलब्धता है, क्या बेसिक चीज़ है। यदि ये चीज़ नहीं है तो आप कोई प्लानिंग कर ही नहीं सकते। तो सेंसस इस हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए कानूनी प्रावधान क्या है? एक्चुअली 1948 सेंसस एक्ट बनाया गया है और उसमें फिर 1990 में जनगणना अधिनियम भी बनाए गए हैं, जिसके तहत अधिकारियों की कर्मचारियों को जनगणना कराने के लिए नियुक्त भी किया जाता है। और इसमें नागरिक का भी दायित्व है कि जब हमारा यूनिमरेटर उनसे जानकारियां लेने जाता है तो प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व है कि वो सही जानकारी प्रस्तुत करें। जी जी, क्योंकि जानकारी सही होगी तभी हमारा एनालिसिस फाइनल रिजल्ट सही आ पाएगा, सही पिक्चर सामने आएगी और फिर उसी के आधार पर सही प्लानिंग। तो क्या लोग छुपाते भी होंगे ऐसे जब जानकारियाँ लेने जाते हैं? ऐसे केसेस सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन नागरिक मतलब हम लोग इस बात को अवेयर जरूर करते हैं लोगों को कि उनका दायित्व है कि वो सही जानकारी दें, और यदि नहीं देते हैं तो फिर पेनल्टी का भी प्रावधान है कि अच्छा, अगर वो जानकारी छुपाते भ्रामक जानकारी देते हैं या पता चलता है तो 1000 रुपये फाइन या फिर 3 साल के दंड भी दिया जाता है। प्रावधान है। जी जी जी।
जनगणना के दौरान एकत्र की गई जो व्यक्तिगत जानकारी होती है उसे दूसरों को बताया जाता है या वो नहीं, ये एक्ट में ये प्रावधान है कि हम किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी हम किसी से शेयर नहीं करेंगे, ये पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है। जी जी। और जब ये हम पब्लिक को भी जब हम लोग कैंपेनिंग करते हैं तो अवेयर करते हैं कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन सही दें, निर्भीक होकर दें, आपकी जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी, इसको किसी से शेयर नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि सूचना के अधिकार में भी ये जानकारी हम किसी को नहीं उपलब्ध कराएंगे। अच्छा, मतलब अगर कोई सूचना के अधिकार के तहत भी जानना चाहे तो व्यक्तिगत जानकारी हम किसी की शेयर किसी की भी आप देना नहीं शेयर वर्जित है उसमें। ये मुझे भी आज एक नई बात पता चली। जी जी। आम नागरिकों को कैसे पता चलता है कि जनगणना की जा रही है? सबसे पहले तो शेड्यूल डिसाइड होने के बाद गजट नोटिफिकेशन होता है और उसके अलावा पब्लिसिटी इसकी हम लोग प्रॉपरली करते हैं हर संचार माध्यम से, डिजिटली भी और पेपर प्रिंट मीडिया के माध्यम से। पोस्टर, बैनर्स, रैलीज निकालते हैं, सेमिनार करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि जनगणना की डेट्स ये हैं और आप जो प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व है कि वो जनगणना में अपनी जानकारी सही उपलब्ध कराए ताकि हम सही आंकड़े प्राप्त कर सकें। जैसे अभी इस वर्ष तो आप डिजिटल जनगणना पर हम जा रहे हैं, लेकिन जब घर घर जाकर करते थे आपके जो कार्यकर्ता होते होंगे या जो भी आपके अधिकारी होते होंगे, तो उनको कोई पहचान पत्र वगैरह भी देते हैं क्या? यस। हाँ, इस बार भी डिजिटली जरूर करेंगे वो अपने मोबाइल ऐप से लाके, लेकिन जाके उनको फिजिकली घर घर जाके जानकारियाँ एकत्रित करनी होंगी और उनके पास एक आई कार्ड और रहता है जिससे कि वो अपना परिचय दे सकें कि भाई ऑथेंटिसिटी उनकी क्लियर मतलब हो सके, ताकि इसकी वजह से किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी या कभी किसी के साथ कोई सही जानकारी जानकारी सही व्यक्ति के हाथ में जाए, है ना, इस बात का ध्यान रखा जाता है। मान लीजिए कि मेरा घर जनगणना में शामिल नहीं हो पाया, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा अगर छूट गया है तो? जी, इसके लिए हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में तो संबंधित तहसीलदार चार्ज ऑफिसर नियुक्त हैं और नगरीय क्षेत्र नगर पालिकाओं में सीएमओ नगर पालिका इसके लिए चार्ज ऑफिसर है, तो उनसे संपर्क किया जा सकता है। जी। इसके अलावा कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर खुद भी प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर और उनके अधीन जो डिप्टी कलेक्टर्स वगैरह होते हैं उनको जिला जनगणना अधिकारी नियुक्त किया जाता है, तो उनसे संपर्क करके भी अपने आप को कवर कराया जा सकता है कि वो छूट रहे हैं। तो इसके अलावा ड्यूरिंग सेंसस एक हेल्प डेस्क या हेल्पलाइन नंबर भी हम लोग प्रचार करते हैं जिसका, तो उस पर भी डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपनी समस्या से आम नागरिक अवगत करा सकते हैं। छूट गए हैं किसी कारणवश तो आप अवगत करा सकते हैं, उससे अवगत करा सकते हो, फिर संबंधित व्यक्ति आएंगे और आपसे आपकी पूरी जानकारी लेकर जाएंगे। तो ये जो जनगणना के लिए जो आते हैं अधिकारी या जो आपके कर्मचारी हैं, तो उनको किसी प्रकार के दस्तावेज दिखाना होता है क्या? नहीं, इसमें हमारा ये मानना होता है हमारे इन्यूमरेटर का कि जो आप जानकारी दे रहे हैं वो सही है और वो स्वघोषित है, मतलब आप उसके लिए उत्तरदायी भी हैं, लेकिन आप जो जानकारी देंगे उसके संबंध में हम कोई आपसे सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र नहीं मांगेंगे, लेकिन साथ ही सही जानकारी की जरूर अपेक्षा है, अन्यथा एक्ट में गलत। तो कैसे पता चलेगा अगर मान लीजिए इसमें किसी ने कुछ छुपाया तो? इन केस ऑफ कंप्लेन या कभी कोई और अगर उसकी कंप्लेन करेगा तो पता चलेगा। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया भावना जी, आप आज हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमको बहुत वस्तुतः जनसंख्या के साथ साथ आपने जनगणना के महत्व को जिस तरह से बताया, हमें बहुत सी नई चीज़ें पता चली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि हम फिर अगले कार्यक्रम में नारी शक्ति के ऐसे ही किसी समस्या का समाधान लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार।